हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ इंजीनियर पीपी सर। तो बच्चों, पिछले चैप्टर में अपन ने बात करी थी चुंबकत्व की, जिसमें अपन ने भू चुंबकत्व के अवयव यहाँ पर डिस्कस किए थे, किस तरीके से उनके डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं और किस तरीके से उनका कॉन्सेप्ट अपन ने बात करी थी। चलिए बच्चों, उसी में कंटिन्यूटी में आज अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो है स्पर्शज्या नियम एवं इसका अनुप्रयोग। तो स्पर्शज्या नियम क्या होता है, चलिए बच्चों बात करते हैं इसकी। बच्चों, स्पर्शज्या नियम होता है कि जब किसी भी एक छोटे दंड चुंबक को दो परस्पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्रों में किसी थीटा कोण से लटकाया जाए, किसी थीटा कोण से लटकाया जाए, तो वो दंड चुंबक वहां पर स्थिर हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं स्पर्शज्या नियम। यहां पर मान लो कि चुंबकीय क्षेत्र है, एक बी है और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र है बी एच। तो देखिए, ये यहाँ पर बी एच और ये चुंबकीय क्षेत्र है बी, इनके मध्य ये चुंबक जो है थीटा कोण पे बनी हुई है स्थिर। इस स्थिति में बच्चों B इज इक्वल टू बन जाता है बी एच टेन थीटा। तो इसको स्पर्शज्या नियम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर साथ में आता है टेन थीटा। टेन थीटा की वजह से बच्चों इसको बोलते हैं स्पर्शज्या। टेन थीटा को हम बोलते हैं टेंजेंट, मतलब स्पर्शज्या। तो B इज इक्वल टू बी एच टेन थीटा। अगर मैं यहाँ पर स्पर्शज्या नियम पे अपन बात करते हैं बच्चों, क्या होता है स्पर्शज्या नियम और क्यों इसका यूज होता है। तो चल चुंबक धारामापी, चल चुंबक धारामापी है जो होती है इस पर आधारित, स्पर्शज्या नियम पर आधारित होती है आपकी चल चुंबक धारामापी, जिसकी अपन बात करने वाले हैं। चल चुंबक धारामापी। तो चल चुंबक धारामापी की बच्चों, अगर अपन एक रफ स्केच की बात करें, इसके डायग्राम की बात करें, तो ये डायग्राम यहां पर हमने देखा इसका। ये एक वर्ताकार कुंडली होती है जिसके मध्य में कंपास बॉक्स रखा होता है और इसको व्यवस्थित किया जाता है एक संयोजक पे। ये देख रहे हो आप, संयोजक पेच यहाँ पर है और ये दो समतलकारी पेंच लगे हुए हैं जो यहाँ पर इसके लेवल को बैलेंस रखते हैं। चलिए बच्चों, बात करते हैं स्पर्शज्या धारामापी, या जिसको भी अपन ने बोला चल चुंबक धारामापी। तो स्पर्शज्या धारामापी क्या होती है, ये एक टाइप की, एक प्रकार की चल चुंबक धारामापी है, जिसका कार्य सिद्धांत होता है बच्चों जो भी अपन ने पढ़ा स्पर्शज्या नियम। स्पर्शज्या नियम पर आधारित होती है हमारी चल चुंबक धारामापी, जिसको हम बोलते हैं स्पर्शज्या धारामापी टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। इसमें एक वर्ताकार कुंडली होती है जो किसी अचुंबकीय पदार्थ, लकड़ी या पीतल के वर्ताकार ऊर्ध्वाधर ढांचे पर पृथकृत तांबे के कई तार लपेटकर बनाई जाती है। तो ये भी अपन ने देखा। और इन तारों को चार संयोजक पेचों की सहायता से तीन भागों में विभाजित करके इसको व्यवस्थित किया जाता है। मध्य भाग में बच्चों यहां पर रहती है, मध्य भाग में यहां पर रहती है, अभी अपन ने देखा कि मध्य भाग में किस तरीके से यहां पर कंपास बॉक्स को व्यवस्थित रखा जाता है। तो बच्चों, साम्य अवस्था जब होती है तो यहां पर B इज इक्वल टू बन जाता है बी एच, जहां पर B है चुंबकीय क्षेत्र। इस धारावाही वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर रखा हमने, तो चुंबकीय क्षेत्र हो गया यहां पर म्यू नोट एन आई अपॉन टू आर। ये अभी जिस वर्ताकार कुंडली की अपन ने बात करी बच्चों, उसके केंद्र पे हो गया चुंबकीय क्षेत्र। ये एन हो गया उसमें लपेटे या हम बोले फेरों की संख्या, आर हो गई उस कुंडली की त्रिज्या, आई हो गई इसमें प्रवाहित होने वाली धारा या मापी जाने वाली धारा, और थीटा हो गया साम्य अवस्था में चुंबकीय सुई व बी एच चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के मध्य बनने वाला कोण। तो बच्चों, ये होता है यहां पर बैलेंसिंग कंडीशन, संतुलन स्थिति। तो संतुलन स्थिति में देखिए, अभी अपन ने क्या बोला कि भाई B इज इक्वल टू हो गया बी एच टेन थीटा। B हो गया कुंडली के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र, जिसको हमने बोल दिया म्यू नोट एन आई अपॉन टू आर इज इक्वल टू बी एच टेन थीटा। ये हो गया बच्चों यहां पर संतुलन स्थिति में। तो देखिए, आई इज इक्वल टू हो गया यहां पर के टेन थीटा, जहां पर के को हम बोलते हैं धारामापी का परिवर्तन गुणांक, रिडक्शन फैक्टर, परिवर्तन गुणांक हो गया बच्चों यहां पर ये। तो देखिए, आई इज इक्वल टू हो गया के टेन थीटा। तो के अलावा जितना कुछ मटेरियल यहां पर रह गया, जैसे टू आर बी एच अपॉन म्यू नोट एन, तो ये हो गया आपका परिवर्तन गुणांक, टू आर बी एच अपॉन म्यू नोट एन। इसको बोलते हैं हम इस स्पर्श या धारामापी के लिए परिवर्तन गुणांक। तो बड़ा कॉन्सेप्ट इसका सिंपल है। न्यूमेरिकल्स के लिए सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि स्पर्श या धारामापी में संतुलन स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र संतुलित कर देता है यहाँ पर बी एच टेन थीटा को, और इसी को बोलते हैं हम स्पर्श या नियम। चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के केंद्र पे होता है म्यू नोट एन आई अपॉन टू आर। तो देखिए यहाँ पर आई प्रोपोर्शनल हो गया टेन थीटा। इसका मतलब इसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा है
वो tan थीटा के समानुपाती है। इसका जो स्केल है, पैमाना है, वो समरूप नहीं होता। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर कुंडली से प्रवाहित धारा इसके परिवर्तन गुणांक के तुल्य होती है। और इसकी सुग्राहिता, उपकरण की सुग्राहिता भी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे होती है अधिकतम, क्योंकि tan 45 की वैल्यू बन जाती है बच्चों यहाँ पर 1। तो यहाँ पर I इज इक्वल टू बन जाता है उस स्थिति में K। इसका मतलब इसमें जो प्रवाहित धारा है वो K परिवर्तन गुणांक के तुल्य हो जाएगी जब थीटा का मान होगा 45 डिग्री। तो ये था बच्चों आपका स्पर्श या धारा मापी। चलिए और कुछ उपकरणों की बात करते हैं जो चुंबकीय उपकरण है, जैसे विक्षेप चुंबकत्व मापी। तो विक्षेप चुंबकत्व मापी में ये एक विक्षेप चुंबकत्व मापी है जिसमें आप देख रहे हो कि स्केल पे एक वर्ताकार यहाँ पर कंपास बॉक्स रखा हुआ है और इसमें चुंबकीय विक्षेप किस तरीके से मापा जाता है ये भी स्पर्श या नियम पर ही आधारित है। इसमें कंपास बॉक्स होता है जिसके केंद्र पर एक छोटी चुंबकीय सुई लगी होती है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक छोटी चुंबकीय सुई इस कंपास बॉक्स के अंदर लगी हुई है। एक लकड़ी के फ्रेम में लगा होता है बच्चों ये कंपास बॉक्स, और इस लकड़ी के फ्रेम पर 2 मीटर लंबी एक स्केल इसकी भुजाओं के अनुदिश, ये वाली, ये 2 मीटर लंबी एक स्केल लगी होती है और इस स्केल की सहायता से भुजा पर रखी किसी चुंबक की स्थिति को हम ज्ञात करते हैं कि भाई कितने कोण पे रखी हुई है चुंबकीय सुई की सहायता से। तो इस तरीके से ये होता है विक्षेप चुंबकत्व मापी। विक्षेप चुंबकत्व मापी की स्थितियों की बात करें बच्चों, 2 स्थितियां हो गई यहाँ पर tan A की स्थिति और tan B, दोनों को हमने नीचे डायग्राम में रिप्रेजेंट किया हुआ है। चलिए देखते हैं किस तरीके से आएंगे बच्चों। पहली वाली स्थिति में देखिए, इस स्थिति में चुंबकत्व मापी भुजाओं को पूर्व पश्चिम दिशा में इस प्रकार रखते हैं कि चुंबकीय सुई पर केवल क्षैतिज घटक कार्य करे। मतलब चुंबकीय सुई को इस तरीके से रखते हैं हम यहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ क्षैतिज घटक कार्य करे। तो देखिए बच्चों इस स्थिति में ये तो हो गया यहाँ पर कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा और इसका क्षैतिज घटक हो गया ये BH ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तो ये स्थिति है जहां पर अब सुई किस तरफ विक्षेपित हुई, ये मध्य भाग में विक्षेपित हो गई यहां पर सुई। इस तरीके से सुई विक्षेपित हो गई पूर्व पश्चिम दिशा में, पूर्व पश्चिम दिशा में बच्चों यहां पर सुई विक्षेपित हो गई। और इस वाली स्थिति में भी सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमने इसको रख दिया ऊर्ध्वाधर, इस प्रकार से रखा कि चुंबकीय सुई पर केवल पृथ्वी के क्षैतिज घटक कार्य करे उत्तर दक्षिण दिशा में। दोनों स्थितियों में कॉन्सेप्ट एक ही है कि हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को यहाँ पर कार्यकारी बना रहे हैं, लेकिन पहली वाली स्थिति में हमने कुछ इस तरीके से रखा कि पूर्व पश्चिम दिशा में ठहरे और यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से रखा कि उत्तर दक्षिण दिशाओं में इसकी भुजाएं रख दी जाए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिश रख दिया और यहाँ पर पूर्व पश्चिम दिशा के अनुदिश रख दिया। नेक्स्ट, यदि एक दंड चुंबक को किसी एक भुजा पर इसकी लंबाई के अनुदिश रखें तो चुंबकीय सुई पर 2 परस्पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र बन जाते हैं। तो अभी मैंने क्या समझाया कि भाई चुंबकीय क्षेत्र जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है वो तो हो गया ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र जो उस चुंबक के कारण से उत्पन्न हुआ वो बन गया इसके लंबवत इस दिशा में। तो दोनों कैसे होंगे, परस्पर लंबवत, और इस तरीके से ये चुंबक का अक्षीय चुंबकीय क्षेत्र कार्य करने लगते हैं। इसी तरीके से दूसरी स्थिति में देखिए यहां पर भी लंबवत रखे हैं तो चुंबकीय सुई पर 2 परस्पर लंबवत बल BH और दूसरा B यहां पर रखे जाते हैं, लेकिन ये अक्षीय स्थिति को निरूपित कर रहा है पहले वाला और दूसरा वाला निरूपित कर रहा है निरक्षीय स्थिति को। साम्य स्थिति की बात करें तो B इज इक्वल टू BH tan थीटा। तो बच्चों अक्षीय स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र हुआ उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट इंटू 2m अपॉन 4 पाई r क्यूब। ये संतुलित होगा, मतलब B की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर म्यू नॉट 2m अपॉन 4 पाई r क्यूब। तो किसी छड़ चुंबक के अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र संतुलित हो गया BH tan थीटा से, और यहां पर ये स्थिति बन रही है निरक्ष की। तो निरक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई r क्यूब। तो बच्चों ये संतुलित हो जाएगा यहाँ पर म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई r क्यूब, संतुलित कर देगा यहाँ पर BH tan थीटा को, BH tan थीटा को। तो ये 2 स्थितियां हुई, हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो विक्षेप चुंबकत्व मापी है वो हमारा यहाँ पर 2 अलग अलग स्थितियों को दर्शा रही है। विक्षेप चुंबकत्व मापी की सहायता से 2 दंड चुंबकों के चुंबकीय आघूर्णों की तुलना की जाती है बच्चों। 2 चुंबकों के 2 छड़ चुंबक ले लिए और उन 2 छड़ चुंबकों के चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M को यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है इसका। तो पहली स्थिति है विक्षेप विधि। विक्षेप विधि में तो
एम समानुपाती हो गया बच्चों टेन थीटा। अभी अपन ने फॉर्मूला देखा म्यू नोट एम अपॉन 4πr³ और म्यू नोट 2m अपॉन 4πr³ संतुलित कर रहा था बी एच टेन थीटा को। तो कैपिटल एम प्रोपोर्शनल हो गया टेन थीटा के, कैपिटल एम प्रोपोर्शनल हो गया टेन थीटा के। इसका मतलब चुंबकीय आघूर्ण समानुपाती हो गया यहाँ पर टेन थीटा। दूसरी विधि है अविक्षेप विधि, जिसमें हम विक्षेप की बात नहीं करते। तो यहाँ पर D1 D2 क्रमशः दो दंड चुंबकों की अलग अलग भुजाओं पर स्थितियां हैं एक साथ। तो स्थितियों के सापेक्ष अपन बात करते हैं। तो ये भी अपन ने देखा, जो त्रिज्या r की यहाँ पर बात हो रही है उसके सापेक्ष। तो m प्रोपोर्शनल हो गया यहाँ पर d की पावर 3, ये आप बोल सकते हो। तो इस तरीके से आप दो अलग अलग दंड चुंबकों के चुंबकीय आघूर्णों को तुलना कर सकते हो यहाँ पर। दूसरा है बच्चों इसका दोलन चुंबकत्वमापी। दूसरा जो उपकरण है चुंबकीय उपकरण वो है दोलन चुंबकत्वमापी। तो पहला तो अपन ने देखा यहाँ पर विक्षेप चुंबकत्वमापी, दूसरा अपन बात करते हैं दोलन चुंबकत्वमापी की। तो किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के लिए दो चुंबकों के चुंबकीय आघूर्णों की तुलना एवं दो चुंबकीय क्षेत्रों की तुलना करने के लिए उपयोग में लिया जाने वाला सरल जो उपकरण है उसको बोलते हैं बच्चों दोलन चुंबकत्वमापी। काम वही करेगा जो भी अपन ने विक्षेप चुंबकत्वमापी से देखा, कि वहां पर भी हम चुंबकीय आघूर्णों की तुलना कर रहे थे और यहां से भी हम दो चुंबकीय आघूर्णों की तुलना करेंगे अलग अलग। जब किसी चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाकर इसे थोड़ा सा विस्थापित कर देते हैं तो ये अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द करने लगता है बच्चों आवर्ती दोलन। और इस प्रायोगिक दंड चुंबक के दोलनों का आवर्तकाल है, ये होता है T = 2π√I अपॉन m इंटू बी एच, जहां पर I है बच्चों जड़त्व आघूर्ण, m है चुंबकीय आघूर्ण और बी एच है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो ये हो गया यहाँ पर आवर्तकाल उन दोलनों के लिए। इसी तरीके से बच्चों यदि हम बात करते हैं, अगर हम इस छड़ चुंबक के उसकी घूर्णन x के परित जड़त्व आघूर्ण की बात करते हैं तो बच्चों ये हो गया ml²/12। यहाँ पर द्रव्यमान को w से दर्शाया गया। तो अगर मैं जड़त्व आघूर्ण की बात करूं तो ये हो गया I = ml²/12, घूर्णन x के परित जड़त्व आघूर्ण। कैपिटल M है यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण। तो ये इस तरीके से सिंपल से कॉन्सेप्ट से आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है दोलन चुंबकत्वमापी के उपयोग क्या है। तो पहला तो अभी अपन ने देखा चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना। तो चुंबकीय आघूर्ण हम कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, ये आवर्तकाल का फॉर्मूला है। ये सिर्फ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बाकी सारे फॉर्मूले इसी से डेराइव होंगे यहाँ पर। तो T = 2π, अभी जो फॉर्मूला बताया हमने T = 2π√I अपॉन MBH, ये फॉर्मूला यहां पर आपको ध्यान रखना है। दूसरा पृथ्वी के दो स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्रों की तुलना। तो बच्चों अगर दो अलग अलग स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्रों की तुलना करना है तो वहां पर देखिए किसी एक चुंबक के लिए बच्चों हम अगर जड़त्व आघूर्ण और चुंबकीय आघूर्ण की बात करें तो दोनों नियत होंगे। तो M और BH दोनों नियत, M और I दोनों नियत हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, T व्युत्क्रमानुपाती हो गया √BH के। इसका मतलब अगर दो अलग अलग स्थानों पर हम चुंबकीय क्षेत्रों की तुलना करते हैं तो BH1 अपॉन BH2 इज इक्वल टू, ये हो गया आवर्तकाल के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये बोल दिया हमने T2² अपॉन T1²। ये इसका एक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट हो गया। इसी तरीके से यदि एक समान आकार एवं द्रव्यमान वाली दो चुंबकों के चुंबकीय आघूर्णों की तुलना करनी हो तो बच्चों इस स्थिति में फिर से जड़त्व आघूर्ण और अब की बार चुंबकीय क्षेत्र नियत हो जाएगा। तो जड़त्व आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र नियत हो जाएगा तो चुंबकीय आघूर्ण अब की बार निर्भर करेगा किस पे, आवर्तकाल पे। तो T व्युत्क्रमानुपाती हो गया फिर से कैपिटल M चुंबकीय आघूर्ण के, और चुंबकीय आघूर्णों की तुलना करनी है तो M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू, ये फिर से हो गया बच्चों आवर्तकाल के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यहां से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। असमान आकार एवं द्रव्यमान वाले दो चुंबकों के चुंबकीय आघूर्णों की तुलना। अब ये तो फॉर्मूला कब आया, जब समान आकार की है और समान द्रव्यमान की है। अगर असमान आकार की हो और असमान ही हो इनका द्रव्यमान, तो इस स्थिति में बच्चों तुलना करने के लिए हम इन दोनों को एक साथ दोलन कराते हैं, दोनों छड़ चुंबकों को एक साथ दोलन कराते हैं और दोनों चुंबकों को एक के ऊपर एक इस प्रकार रखते हैं कि उनकी चुंबकीय आघूर्ण जुड़ जाए। तो दो स्थितियों की हम बात करते हैं, इनको बोलते हैं योगांतर। एक बार योग की स्थिति और एक बार
अंतर की स्थिति। योग की स्थिति में हमने क्या किया, दोनों छड़ चुंबकों को एक के ऊपर एक रख दिया, तो दोनों के जो चुंबकीय आघूर्ण है ये हो गए बच्चों एक ही दिशा में, एक ही दिशा में हो गए। तो अब की बार परिणामी चुंबकीय आघूर्ण हो गया m1 प्लस m2, जुड़ गया। और यहां पर परिणामी जड़त्व आघूर्ण भी हो गया दोनों का I1 प्लस I2। तो आवर्तकाल की बात करें तो इस संयोजन का जो परिणामी आवर्तकाल हो गया बच्चों, ये हो गया 2 पाई रूट ऑफ IS अपॉन MS इंटू BH। चुंबकीय क्षेत्र तो समान है, लेकिन जड़त्व आघूर्ण और चुंबकीय आघूर्ण दोनों अब की बार परिवर्तित हो गए। IS की वैल्यू हो गई I1 प्लस I2 और MS की वैल्यू हो गई बच्चों यहाँ पर M1 प्लस M2, दोनों के चुंबकीय आघूर्ण भी जुड़ जाएंगे। तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। अंतर की बात करें बच्चों तो देखिए, अंतर में हमने एक के ऊपर दूसरी छड़ चुंबक को कुछ इस तरीके से रख दिया कि इनके जो ध्रुव हैं ये एक दूसरे के विपरीत हो। मतलब अगर एक का जिस तरफ साउथ है, दूसरी चुंबक का उस तरफ नॉर्थ हो, और नॉर्थ की तरफ दूसरी वाली का साउथ हो, तो दोनों के चुंबकीय आघूर्ण हो गए परस्पर विपरीत दिशाओं में। अब हम परिमाणी की बात करते हैं यहाँ पर कि क्या परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होगा, तो ये दोनों के अंतर से मिलेगा। मतलब एम डी इज इक्वल टू हो गया M1 माइनस M2। लेकिन जड़त्व आघूर्ण तो अब भी यहां पर दोनों का समान x के सापेक्ष ही गुणन करेंगी, तो अब भी यहां पर होगा I1 प्लस I2, दोनों का जुड़ जाएगा यहां पर। तो बच्चों इस स्थिति में डिफरेंस के लिए टी डी मतलब डिफरेंस, तो यहां पर ये हो गया 2 पाई रूट ऑफ IS। तो IS की बच्चों मैं यहां पर वैल्यू डायरेक्टली लिख सकता हूं I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई M। तो M संयोजन के लिए M कितना हो गया M1 माइनस M2, तो ये हो गया M1 माइनस M2 और साथ में आ गया ये BH। यहां से हम इसकी बात कर सकते हैं। तो ये हम योगांतर विधि से बच्चों निकाल सकते हैं जब ये असमान आकार और असमान द्रव्यमान की होती हैं। तो इनकी तुलना करवाई जाए एक बार, तो बच्चों ये हो गया कॉन्सेप्ट इसका, टी एस अपॉन टी डी, एस मतलब सम योग और डी मतलब डिफरेंस अंतर। तो टी एस अपॉन टी डी इज इक्वल टू रूट ऑफ M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। यहां से आप बात कर सकते हो इसकी। दो चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात ज्ञात करना, तो और क्या यूज किया जा सकता है दोलन चुंबकत्व मापी का, दो चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। मान लो कि भाई हमें B अपॉन BH ज्ञात करना है, तो बच्चों B अपॉन BH को यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पर B तो है छड़ चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और BH है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके लिए। B अपॉन BH के निर्धारण के लिए दी गई चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराते हैं। एम इसका आवर्तकाल नोट कर लेते हैं। आवर्तकाल के लिए अभी अपन ने देखा T इज इक्वल टू 2 पाई रूट I अपॉन MBH, ये इसका फॉर्मूला हो गया। और आवर्ती आवर्तकाल का व्युत्क्रम हो गई बच्चों यहां पर। अब क्या किया हमने, किसी अन्य चुंबक को मुख्य चुंबक के पास रखते हैं, किसी दूसरी चुंबक को मुख्य चुंबक के पास रखते हैं और B एवं BH के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने लगती है। इस स्थिति में भी इसका आवर्तकाल नोट कर लेते हैं। तो दो स्थितियां हमने देखी बच्चों। जिस चुंबक के लिए हमें यहाँ पर जिन चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात हमें निकालना है, हमने क्या किया, एक बार तो जो हमारी छड़ चुंबक थी उसको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक में दोलन कराया और उसका आवर्तकाल नोट कर लिया। दूसरा हमने एक और छड़ चुंबक ली और उसको पहली वाली चुंबक के पास रखा, तो बच्चों वो भी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र में क्या करने लगेगी, दोलन करने लगेगी यहाँ पर, जिसका भी आवर्तकाल हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो दूसरी वाली के लिए भी हमने आवर्तकाल नोट कर लिया। अब दूसरी वाली के लिए बच्चों जो आवर्तकाल है वो क्या हो गया, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के कारण से उत्पन्न हुआ, तो ये हो गया T डैश इज इक्वल टू 2 पाई रूट I अपॉन M, और यहां पर अब की बार चुंबकीय क्षेत्र हो गया B प्लस BH, ये निकाल दिया बच्चों हमने यहां पर B प्लस BH। तो अब आवर्तकाल की तुलना करनी है, आवर्ती के रेस्पेक्ट में हमें करनी है इसकी कैलकुलेशन, तो बच्चों हम कर सकते हैं। ये देखिए रिलेशन हमने बोल दिया कि B अपॉन BH की वैल्यू हो गई न्यू डैश अपॉन न्यू का होल स्क्वायर माइनस 1। इसी को आप आवर्तकाल के पदों में भी निकाल सकते हो। चलिए बच्चों दूसरी स्थिति की बात करते हैं। दूसरी स्थिति ये, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र घटेगा तो मुख्य चुंबक का आवर्तकाल बढ़ता है। अगर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र घटता है तो मुख्य चुंबक का आवर्तकाल बढ़ेगा यहां पर। तो देखिए हमने बोल दिया यहां पर कि ये आपकी मुख्य चुंबक थी और ये दूसरी वाली चुंबक जो हमने इसके पास रखी थी, इन दोनों के लिए दोनों के नॉर्थ साउथ अगर हम पास में लाते हैं, या प्राइमरी को दाईं तरफ रख लें, सेकेंडरी को बाईं तरफ रख लें, या एक दूसरे के ऊपर नीचे रख दें, दोनों ही स्थितियों में बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है और ये किसके बराबर होगा, BH माइनस बी। अगर हम मान लें कि पृथ्वी के
चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ज्यादा है तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हो गया BH माइनस बी। तो बच्चों यहां से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थे बच्चों चुंबकत्वमापी दोनों टाइप के, विक्षेप और दोलन चुंबकत्वमापी, और साथ में हमने पढ़ा स्पर्श या धारामापी। चलिए देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं यहां पर। जैसे एक क्वेश्चन है, एक दोलन चुंबकत्वमापी में दो चुंबक एक साथ रखे जाते हैं और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करते हैं। दो चुंबक एक साथ रखे और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करते हैं। एक जैसे ध्रुवों के साथ होने पर प्रति मिनट 12 दोलन करते हैं और विपरीत ध्रुवों की स्थिति में बच्चों यहां पर केवल 4 ही दोलन हो पाते हैं। तो चुंबकीय आघूर्णों का अनुपात, तो यहां पर देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि जब दो प्रति मिनट 12 दोलन करते हैं मतलब दोनों एक साथ, इसका मतलब तो यहां पर हो गया ये ms प्लस दोनों के लिए जुड़ गया m1 प्लस m2, और विपरीत दिशा में मतलब ये हो गया यहाँ पर m1 माइनस m2, परस्पर विपरीत दिशाओं में है। तो अभी अपन ने ऊपर एक फॉर्मूला पढ़ा था, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू TD स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर अपॉन TD स्क्वायर माइनस TS स्क्वायर। यहां से बच्चों इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इस वाले रिलेशन से आ जाएगा ये। सीधे आपको TD और TS दिया हुआ है, दोलन प्रति सेकंड आपको दिया हुआ है प्रति मिनट, प्रति मिनट। यहां पर 12 दोलन हो रहे हैं प्रति मिनट और यहां पर हो रहे हैं 4 दोलन। तो बच्चों आप निकाल सकते हो यहां पर इनका आवर्तकाल, 1 मिनट में 12 दोलन तो 60/12 5 सेकंड हो गए इसका आवर्तकाल, और इसमें हो गए 15 सेकंड। दोनों की वैल्यू यहां पर रखनी है और सीधे कैलकुलेट कर देनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पर्श या धारामापी की चुंबकीय सुई किसी चुंबक के कारण 30 डिग्री से विक्षेपित होती है। तो बच्चों ये दे दिया आपको, थीटा का मान दे दिया 30 डिग्री, और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कुंडली के तल के अनुदिश चल रहा है बच्चों ये 0.34 गुणा 10⁻⁴ टेस्ला। तो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, तो अभी अपन ने देखा बच्चों B इज इक्वल टू BH tan थीटा। सीधा आपको यहां पर वैल्यू रखनी है और कैलकुलेशन करनी है। सिंपल सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है ये। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं चुंबकीय पदार्थ। तो बच्चों विभिन्न चुंबकीय पदार्थों की परस्पर अंतःक्रिया या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इनके व्यवहार के आधार पर हम इनको 3 भागों में बांटते हैं। चुंबकीय पदार्थों को इनके व्यवहार के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है बच्चों। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ यह आरोपित चुंबकीय क्षेत्र और इलेक्ट्रॉनों की चक्रण गति की परस्पर अंतःक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। इन पदार्थों के परमाणु में सामान्यतः इलेक्ट्रॉन सम संख्या में युग्मित होते हैं और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का चक्रण दूसरे इलेक्ट्रॉन के चक्रण के विपरीत होता है। इसका मतलब इस स्थिति में प्रत्येक परमाणु का कुल चुंबकीय आघूर्ण होता है बच्चों 0। और जैसे ही बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इनको रखा जाता है तो कुछ न कुछ इनका चुंबकीय आघूर्ण रहता है, तो अब इनमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं और ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में अति अल्प चुंबकत्व ग्रहण कर लेते हैं। तो नाम से पता चल रहा है प्रतिचुंबकीय पदार्थ मतलब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ये प्रतिकर्षण की प्रवृत्ति दर्शाएंगे, प्रतिकर्षण की प्रवृत्ति दर्शाएंगे। इसका मतलब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में ये अपने आप को संरेखित कर लेते हैं, जिससे इनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण बन जाता है अशून्य। परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या बन जाता है? अशून्य। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पर है, इलेक्ट्रॉनों की ये चक्रण गति के कारण से अंतःक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं ये प्रतिचुंबकीय पदार्थों में इनका गुण, और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में m होता है 0, और जैसे ही बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इन पदार्थों को रखते हैं तो ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में अपने आप को संरेखित कर लेते हैं, मतलब कुछ चुंबकत्व का गुण दर्शाते हैं यहां पर। इसी तरीके से अनुचुंबकीय पदार्थ, तो अनुचुंबकीय पदार्थ इसमें भी नाम से पता चल रहा है, अनु मतलब अनुदिश, मतलब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इनको रखा जाएगा तो ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही अपने आप को संरेखित कर लेते हैं, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र यहां भी रहेगा अल्प, अल्प आरेखित रखते हैं ये, मतलब अल्प चुंबकीय गुण दर्शाते हैं ये। तो इनमें कैसे उत्पन्न होता है? तो पहले में तो अपन ने प्रतिचुंबकीय में तो अपन ने देखा इलेक्ट्रॉनों की चक्रण गति के कारण, और यहां पर होते हैं ये परमाणुओं में आंतरिक कक्षाएं अपूर्ण होने के कारण। तो आंतरिक कक्षाएं अपूर्ण होने के कारण से क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों के चक्रण युग्मित नहीं होंगे और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉनों का चक्रण क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं, जिसके कारण से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाएंगे? ये अल्प चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित हो जाता है, जिससे ये चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। तीसरे टाइप के होते हैं बच्चों लौह चुंबकीय पदार्थ। तो इनमें जो चुंबकत्व का गुण है ये बच्चों होता है स्ट्रॉन्ग, मतलब प्रबल चुंबकीय गुण दर्शाते हैं ये, जैसे ही बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है।
इनमें जो चुंबकत्व का गुण होता है ये होता है बच्चों डोमेन्स के कारण। तो यहां पर इन पदार्थों में स्थायी परमाणविक चुंबकों में बिना किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के एक ही दिशा में व्यवस्थित होने की अत्यधिक प्रवृत्ति होती है। मतलब ये होते हैं प्रबल चुंबकीय गुण दर्शाने वाले पदार्थ। प्रत्येक अचुंबकित लोह चुंबकीय पदार्थ में उपस्थित परमाणु कुछ जटिल अन्योन्य क्रियाओं द्वारा परमाणु चुंबकों के संरेखीय समूह बना लेते हैं, जिन्हें डोमेन कहते हैं। तो सिंपल सी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि लोह चुंबकीय पदार्थों में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो होता है डोमेन्स के कारण। डोमेन क्या होते हैं? ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनमें समान चुंबकीय गुण दर्शाने वाले समूह होते हैं, और प्रत्येक डोमेन में उपस्थित परमाणुओं के चुंबकीय आघूर्ण होते हैं एक ही दिशा में। तो जितने भी अलग अलग डोमेन बने, जैसे यहां पर देखिए ये अचुंबकित, मतलब जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखा है तब, और ये जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, दोनों स्थितियों में देखिए ये अलग अलग डोमेन बन गए। डोमेन मतलब अलग अलग विभाग बन गए। ये जैसे पहला बोल दिया मैंने, तो सारे सबके लिए चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय आघूर्ण एक दिशा में, ये एक बन गया, सबके लिए चुंबकीय आघूर्ण एक दिशा में, इस वाले में चुंबकीय आघूर्ण एक दिशा में। तो चुंबकीय क्षेत्र अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र ना भी होगा तो भी यहां पर चुंबकत्व का गुण होगा, और इनमें प्रबल इनकी तीव्रता होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने की। तो जैसे ही चुंबकित किया गया इनको, जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, सारे अपने आप को संरेखित कर लेते हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। इस कारण से इनमें अत्यधिक चुंबकत्व प्राप्त होता है, अत्यधिक चुंबकत्व प्राप्त होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों क्यूरी का नियम। तो क्यूरी बच्चों एक साइंटिस्ट था जिसने बताया चुंबकीय प्रवृत्ति और ताप में संबंध। चुंबकीय प्रवृत्ति और ताप में संबंध। तो चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है ये अपन पढ़ चुके बच्चों इसी चैप्टर में। किसी भी पदार्थ के चुंबकित होने का जो गुण है वो होता है उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति। तो ये जाई व्युत्क्रमानुपाती होता है टेम्परेचर के, तापमान के। तापमान बढ़ेगा तो चुंबकीय प्रवृत्ति घटती है। किनके लिए? अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए। क्यूरी ने बताया बच्चों ये अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए। प्रतिचुंबकीय पदार्थ ताप पर निर्भर नहीं करते। प्रतिचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है बच्चों वो ताप पर निर्भर नहीं करती, अनुचुंबकीय पदार्थों की करती है। तो इसके लिए क्यूरी ने नियम दिया कि अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहां पर ये चिन्ह हटाते हैं समानुपाती का, तो बच्चों एक नियतांक आता है जिसको बोलते हैं क्यूरी नियतांक। क्या बोलते हैं इसको? क्यूरी नियतांक बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति क्यूरी के नियम के अनुसार परिवर्तित नहीं होती। तो अब क्यूरी के साथ एक और वैज्ञानिक आया बच्चों वाइस, और इसने इसमें सुधार किया और इसने बताया, जिसकी आगे अपन बात करेंगे। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्यूरी ताप। तो क्यूरी ताप क्या होता है? वह ताप होता है जिसके ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ तापमान बढ़ाएंगे लोह चुंबकीय पदार्थों का, तो एक स्थिति के पश्चात उसमें चुंबकत्व गुण कम होने लगते हैं और वो बन जाएगा बच्चों अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करता है। एक निश्चित ताप, जिससे अधिक यदि ताप बढ़ा दिया गया तो कोई भी लोह चुंबकीय पदार्थ अब व्यवहार करेगा अनुचुंबकीय पदार्थों की। या इसको यूं बोले कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। एक मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम तापमान जिसपे कोई भी लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय में बदल जाएगा। तो ये अलग अलग लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। जैसे निकल के लिए होता है 358 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करें फेरस के लिए तो ये होता है 770 डिग्री सेल्सियस। अगर अपन बात करें कोबाल्ट के लिए तो ये होता है 1120 डिग्री सेल्सियस। तो क्यूरी ताप पर पदार्थ का लोह चुंबकत्व अचानक समाप्त हो जाता है। लोह चुंबकत्व का गुण अचानक समाप्त होकर और ये अनुचुंबकत्व की तरह व्यवहार करता है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि क्यूरी का नियम लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए लागू नहीं होता, तो इसके साथ एक और वैज्ञानिक आया वाइस, और दोनों ने मिलकर और एक नया नियम दिया जिसको संशोधित नियम बोला गया कि भाई क्यूरी ताप से ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, क्यूरी ताप से ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति समानुपाती होती है 1/1 - TC। अर्थात जाई, ये बच्चों अनुक्रमानुपाती नहीं व्युत्क्रमानुपाती होगा, ये व्युत्क्रमानुपाती। तो जाई व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती T - TC ये होगा यहां पर। और वापस से हम नियतांक यहां पर लगाते हैं तो बच्चों C आ जाएगा यहां पर नियतांक, जहां पर TC क्या है? क्यूरी ताप। TC को बोलते हैं बच्चों क्यूरी ताप। तो इसका अगर अपन ग्राफ बनाएं तो देखिए ये TC मिनिमम न्यूनतम तापमान हो गया। इससे कम ताप पर तो ये लोह चुंबकीय रहेगा और
इससे ज्यादा तापमान पर ये बदल जाएगा किसमें, अनुचुंबकीय में। अब देखिए इनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तीनों में, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय, क्या क्या इनके गुणधर्म होते हैं। तो डिटेल में यहां से इनके कॉन्सेप्ट्स अपन देखते हैं। सबसे पहले चुंबकत्व का कारण। तो अभी जैसा कि अपन ने देखा, ब्रीफ इंट्रोडक्शन इनका लिया पीछे अपन ने, कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, तो बच्चों इनमें रटने की जरूरत नहीं, इनके नाम से आप याद रख सकते हो। प्रतिचुंबकीय मतलब चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो प्रतिकर्षण दर्शाएंगे, मतलब विपरीत दिशा में संरेखित होंगे। अनुचुंबकीय मतलब अनुदिश, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, लेकिन चुंबकीय गुण होंगे कम। लोह चुंबकीय प्रबल चुंबकीय गुण दर्शाएंगे और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित होंगे। तो बात कर लेते हैं चुंबकत्व का कारण क्या है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ तो होते हैं कक्षीय, इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति के कारण, अनुचुंबकीय इलेक्ट्रॉनों की चक्रण गति के कारण, और लोह चुंबकीय होते हैं बच्चों डोमेन के निर्माण के कारण। चुंबकत्व की व्याख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति के आधार पर, यहां पर चक्रण और कक्षीय गति के आधार पर, और डोमेन निर्माण के आधार पर। असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर व्यवहार, तो असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बच्चों व्यवहार क्या होगा, प्रतिकर्षण दर्शाएंगे। इसका मतलब अधिक तीव्रता वाले स्थान से कम तीव्रता वाले स्थान की तरफ विस्थापित होंगे, तो प्रतिकर्षित होंगे, तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से जाएंगे दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। ये हल्का आकर्षण दर्शाएंगे, इसका मतलब ये जाएंगे दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, मतलब कम तीव्रता वाले स्थान से अधिक तीव्रता वाले स्थान की ओर। और लोह चुंबकीय पदार्थ बच्चों दर्शाते हैं प्रबल आकर्षण, इसका मतलब ये जाएंगे कम तीव्रता वाले स्थान से अधिक तीव्रता वाले स्थान की ओर, लेकिन प्रबल रूप से आकर्षित होंगे ये। चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार की बात करें तो अभी जैसा कि अपन ने बात करी, चुंबकीय क्षेत्र में विपरीत दिशा में मंद चुंबकित होते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही मंद चुंबकित होते हैं, और लोह चुंबकीय प्रबल चुंबकित होते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। द्रव्य के रूप में चुंबकीय पदार्थ को यू नली में भरकर ध्रुवों के मध्य रखने पर, अब चुंबकीय पदार्थ को हमने इस यू नली में द्रव्य के रूप में भरकर और चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रख दिया, तो अभी अपन ने पीछे बात करी थी भाई ये प्रतिकर्षण दर्शाते हैं, तो इसमें द्रव्य का जो स्तर है कॉलम नीचे गिर जाएगा प्रतिकर्षण के कारण, ये हल्का सा ऊपर चढ़ जाएगा मंद आकर्षण के कारण, और ये तीव्रता से ऊपर चढ़ जाएगा, प्रबल रूप से ऊपर चढ़ जाएगा, किसके कारण से, प्रबल आकर्षण के कारण से। नेक्स्ट अपन बात करें गैसीय पदार्थों के ध्रुवों के मध्य रखने पर, तो गैसीय पदार्थों के ध्रुवों के मध्य रखने पर गैस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रसारित होगी प्रतिकर्षण, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रसारित होती है, और लोह चुंबकीय में शीघ्रता से प्रसारित हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही। चुंबकीय प्रेरण का मान, तो बच्चों यहां पर जो चुंबकीय प्रेरण है ये अति अल्प होता है, बी नोट है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र या निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र, तो निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में बहुत कम होता है प्रतिकर्षण के कारण, ये ज्यादा होता है, और ये होता है बहुत ज्यादा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय प्रवृत्ति के मान की बात करें तो बच्चों जैसा कि अभी अपन ने बात करी थी ताप पर निर्भरता, तो ताप पर निर्भरता कैसे, अच्छा पहले चुंबकीय प्रवृत्ति का मान, चुंबकीय प्रवृत्ति है प्रतिचुंबकीय पदार्थ बच्चों ये ऋणात्मक चुंबकीय प्रवृत्ति रखते हैं, ऋणात्मक चुंबकीय प्रवृत्ति, और अत्यंत कम, अत्यंत कम, ऋणात्मक भी है और अत्यंत कम। अनुचुंबकीय की बात करें तो धनात्मक है लेकिन अत्यंत कम, और लोह चुंबकीय के लिए धनात्मक है और बहुत ज्यादा, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति होती है सबसे ज्यादा, बहुत अधिक। ताप पर निर्भरता की बात करें तो अभी जैसा मैंने पहले बताया था कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो ताप पर निर्भर नहीं करती, ताप पर निर्भर नहीं करती। अनुचुंबकीय पदार्थों की क्यूरी के नियम के अनुसार ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और इनके लिए लगता है क्यूरी वाइस का नियम, लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए क्यूरी वाइस का नियम। चुंबकीय प्रवृत्ति की एच पर निर्भरता, चुंबकन क्षेत्र, तो चुंबकन क्षेत्र पर निर्भर नहीं करते ना तो अनुचुंबकीय पदार्थ और ना ही प्रतिचुंबकीय, ना ही तो प्रतिचुंबकीय और ना ही अनुचुंबकीय पदार्थ, केवल और केवल चुंबकन क्षेत्र पर निर्भरता होती है लोह चुंबकीय पदार्थों की। बच्चों आपेक्षिक पारगम्यता की बात करें तो आपेक्षिक पारगम्यता चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है, तो प्रतिचुंबकीय में बहुत कम, एक से कम, अनुचुंबकीय में एक से ज्यादा, और लोह चुंबकीय में एक से काफी ज्यादा, बहुत अधिक। चुंबकन तीव्रता, तो चुंबकन तीव्रता पहले वाले में अगर अपन बात करें प्रतिचुंबकीय में, तो प्रतिचुंबकीय में बच्चों जो चुंबकन की प्रवृत्ति है या चुंबकन का गुण है वो एच के विपरीत दिशा में होता है, मतलब चुंबकन क्षेत्र की विपरीत दिशा में, और बहुत कम इसका मान होता है। अनुचुंबकीय की बात करें तो वापस से हम बात करते हैं कि ये चुंबकीय चुंबकन क्षेत्र की दिशा में होगा, लेकिन होगा ये भी बहुत कम। और
लोह चुंबकीय में चुंबकन तीव्रता जो है चुंबकन क्षेत्र की दिशा में ही होती है और प्रबल होती है, यहां पर अत्यधिक होती है। तो देखिए आई एच वक्र, तो यहां पर एच और आई के बीच में वक्र बनाते हैं, तो ये देखिए ऋणात्मक वक्र है, यहां पर धनात्मक वक्र होगा, और यहां पर ये हिस्टेरेसिस की तरह होगा, ये क्षैतिल्य वक्र के रूप में बनता है, जिसकी आगे बात करेंगे अपन। चुंबकीय आघूर्ण, तो बच्चों प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय आघूर्ण बहुत कम होता है, जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में शून्य और चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर विपरीत दिशा में कुछ यहां पर चुंबकीय आघूर्ण होता है। ऐसे ही होता है अनुचुंबकीय के लिए कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा लेकिन अल्प होगा, और इनका होता है काफी अधिक और एच की दिशा में, चुंबकन क्षेत्र की दिशा में ही होगा। पदार्थों का परस्पर परिवर्तन, तो परस्पर परिवर्तन कि जैसे प्रतिचुंबकीय लोह चुंबकीय में या अनुचुंबकीय लोह चुंबकीय में इस तरीके से, तो ये तो बिल्कुल परिवर्तित नहीं होते, प्रतिचुंबकीय कभी भी अनुचुंबकीय या लोह चुंबकीय में परिवर्तित नहीं होंगे। अनुचुंबकीय पदार्थों का ताप घटाने पर या ठंडा करने पर ये लोह चुंबकीय पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि लोह चुंबकीय पदार्थों का ताप बढ़ाने पर ये अनुचुंबकीय में परिवर्तित हो जाते हैं, चुंबकीय गुण कम हो जाते हैं यहां पर। चुंबकत्व का गुण, तो ये अभी अपन देख चुके, प्रतिचुंबकीय का गुण उन्हीं पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणुओं में कक्षीय इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है, कक्षीय इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है सम, और यहां पर ये उनमें पाया जाता है जिनके परमाणु या अणुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है और उनके चक्रण की दिशा होती है समान, समान दिशा में चक्रण हो, इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समान दिशा में हो। लोह चुंबकीय पदार्थ उनमें पाया जाता है जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। ये एग्जांपल्स आप देख सकते हो बच्चों यहां पर। चलिए बच्चों ये जनरल थे जो हमने चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण किया। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, चुंबकीय क्षैतिल्य। तो चुंबकीय क्षैतिल्य भी ये बच्चों ये गुण पाया जाता है लोह चुंबकीय पदार्थों में, क्षैतिल्य का गुण पाया जाता है लोह चुंबकीय पदार्थों में। तो लोह चुंबकीय पदार्थों पर आरोपित चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर कुछ डोमेनों का चुंबकीय आघूर्ण इन पर आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही बना रहता है, परिणाम स्वरूप अवशेष चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। तो देखिए बच्चों ये यहां से डायग्राम से ये चीज क्लियर होंगी, डायग्राम से हम इस चीज को देखते हैं कि ये हम ग्राफ बना रहे हैं बच्चों चुंबकन क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकन की तीव्रता के मध्य, आई और एच या बी और एच के मध्य ये ग्राफ बनाते हैं। तो यहां पर देखिए जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है तो वैसे जैसे जैसे चुंबकन क्षेत्र हो गया बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जिसमें किसी पदार्थ में चुंबक के गुण उत्पन्न होते हैं, और ये बी बता रहा है कि उसमें किस तरीके से चुंबक के गुण उत्पन्न हो रहे हैं, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है। तो H का मान बढ़ाते हैं तो बच्चों B का मान भी बढ़ता है, लेकिन एक स्थिति पर चलने के बाद आ जाता है यहाँ पर सैचुरेशन, संतृप्त चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। उससे आगे अगर हम चुंबकन क्षेत्र का मान बढ़ाते हैं तो भी चुंबकीय क्षेत्र का मान नहीं बढ़ता, स्थिर हो जाता है यहाँ पर। फिर चुंबकन क्षेत्र का मान विपरीत दिशा में घटाया जाता है, या यूं बोले कि विपरीत दिशा में किया जाता है। तो जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाया जाता है और एक स्थिति ऐसी मिलती है तो बिंदु सी पर, सी बिंदु पर देखो बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पर कि एच की वैल्यू तो हो गई 0, मतलब आरोपित चुंबकन क्षेत्र तो हो गया 0, लेकिन फिर भी इसमें चुंबकत्व का गुण बचता है। तो यहां पर ये जो ओ सी भाग है बच्चों ये दर्शाता है अवशेष चुंबकत्व को। किसको दर्शाता है ये? अवशेष चुंबकत्व को, कि भाई इतना चुंबकीय क्षेत्र यहां पर बचा हुआ है। फिर हम एच का मान ऋणात्मक दिशा में बढ़ाते हैं, तो ऋणात्मक दिशा में बढ़ाने पर फिर एक स्थिति ऐसी प्राप्त होती है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाता है। तो जो बिंदु डी है, इस डी बिंदु पर बच्चों क्या होता है कि बी का मान तो हो जाता है 0, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तो हो जाता है 0, और आरोपित चुंबकीय क्षेत्र रहता है यहां पर अशून्य। तो इतने भाग को, इस ओडी भाग को बच्चों हम बोलते हैं यहां पर निग्रह क्षेत्र। क्या बोलते हैं? निग्रह क्षेत्र। तो निग्रह क्षेत्र, और इस गुण को हम बोलते हैं निग्राहिता, इस गुण को बोला जाता है निग्राहिता। और वापस से फिर ऋणात्मक दिशा में इसका मान बढ़ाते हैं एच का मान, तो एक स्थिति ऐसी प्राप्त होती है जिसके पश्चात बी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब वापस से यहां पर क्या आ जाता है, संतृप्त अवस्था आ जाती है। और फिर से हम इसका मान धनात्मक में बढ़ाते चलते हैं तो बाकी सारा प्रोसेस फिर से एफ बिंदु मिलता है जहां पर अवशेष चुंबकत्व रहता है, और जी बिंदु मिलता है जहां पर निग्राहिता रहती है। तो बच्चों ये जो वक्र है बी और एच के बीच में, इसको बोलते हैं क्षैतिल्य वक्र।
क्षैतिज वक्र। तो यही चीज हमने यहां पर समझी है इसमें। तो पदार्थ के चुंबकन है विचुंबकन के एक चक्कर में एक बार धनात्मक दिशा में बढ़ रहा था तो चुंबकन, ऋणात्मक दिशा में बढ़ रहा था तो विचुंबकन में एक क्षैतिज लूप बनता है, एक पूरा लूप बनता है बच्चों। यहां पर किसी करोड़ के एक बार चुंबकन है विचुंबकन में जो ऊर्जा हानि है ये होती है बच्चों इस क्षैतिज लूप के क्षेत्रफल के तुल्य। इसको, उस ऊर्जा हानि को हम बोलते हैं क्षैतिज हानि। तो चुंबकन और विचुंबकन के कारण जो ऊर्जा हानि है बच्चों उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर क्षैतिज ऊर्जा हानि, और ये होती है उस क्षैतिज वक्र के क्षेत्रफल के तुल्य। तो क्षेत्रफल के तुल्य, क्षेत्रफल किसका, BH वक्र का, BH वक्र का क्षेत्रफल, इसकी बात हो रही है यहाँ पर। B चुंबकीय क्षेत्र और H चुंबकन क्षेत्र। अब देखिए बच्चों इसके आधार पर, क्षैतिज वक्र के आधार पर बनाई जाती हैं परमानेंट मैग्नेट्स और टेम्परेरी मैग्नेट्स। तो कच्चे लोहे एवं स्टील के चुंबकीय गुणधर्मों की तुलना। तो अभी जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर कि परमानेंट मतलब स्थायी और अस्थायी चुंबकों का निर्माण किया जाता है। तो हमने लिया एक कच्चा लोहा और एक स्टील। तो कच्चे लोहे और स्टील के क्षैतिज वक्र देखने पे आपको क्लियरली यहाँ पर एक चीज पता चल रही है कि कच्चे लोहे के लिए जो IH वक्र है इसका क्षेत्रफल है ये होता है कम, और स्टील के लिए इस क्षैतिज वक्र का क्षेत्रफल होता है अधिक। तो क्षेत्रफल कम होने पर, अभी पीछे अपन ने पढ़ा कि क्षेत्रफल जितना अधिक होगा ऊर्जा हानि उतनी ही अधिक होगी। तो यहां पर क्षेत्रफल कम है, क्षेत्रफल कम है इसका मतलब ऊर्जा हानि कम। स्टील में क्षेत्रफल अधिक है इसका मतलब ऊर्जा हानि अधिक। दूसरी चीज यहां पर निग्रह क्षेत्र कम हो गया और धारणशीलता कम हो गई, जबकि स्टील में निग्रह क्षेत्र भी अधिक होता है और धारणशीलता भी अधिक होती है। चुंबकीय पारगम्यता की बात करें तो बच्चों कच्चे लोहे में चुंबकीय पारगम्यता अधिक होती है और स्टील में चुंबकीय पारगम्यता होती है कम। अगर चुंबकीय प्रवृत्ति की बात की जाए तो चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक होती है कच्चे लोहे में स्टील की तुलना में। चुंबकन तीव्रता की बात करें तो कच्चे लोहे को आसानी से चुंबकित विचुंबकित किया जा सकता है, आसानी से चुंबकित विचुंबकित किया जा सकता है, इनकी चुंबकन तीव्रता होती है उच्च, जबकि स्टील के लिए होती है ये कम, आसानी से चुंबकित विचुंबकित नहीं किया जा सकता। अब इसके उपयोग की बात करते हैं तो कच्चे लोहे में धारणशीलता अधिक होती, धारणशीलता कम होती है लेकिन ऊर्जा हानि कम। इसके साथ साथ ऊर्जा हानि कम, ऊर्जा हानि कम तो चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय पारगम्यता और चुंबकन तीव्रता होती है इनकी उच्च, जिसके कारण से इनको हम यूज करते हैं डायनेमो, ट्रांसफॉर्मर की क्रोड, विद्युत चुंबक और चुंबकीय टेप बनाने में। इसका मतलब चुंबकीय कच्चे लोहे का उपयोग किया जाता है अस्थायी चुंबक बनाने में, जबकि धारणशीलता अधिक होने के कारण और निग्रह क्षेत्र अधिक होने के कारण स्टील का उपयोग किया जाता है स्थायी चुंबक बनाने में, स्थायी चुंबक बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों ये था क्षैतिज वक्र। चलिए बात करते हैं इस पे किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। ये लास्ट टॉपिक है इसका आपका। जैसे बोल दिया क्वेश्चन की एक लोह चुंबकीय पदार्थ का आयतन बोल दिया बच्चों 10⁻³ मीटर क्यूब, और इसे 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले एक AC चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया गया है। तो इसके लिए चुंबकीय लूप का जो क्षैतिज लूप का क्षेत्रफल है MKS पद्धति में 0.1 इकाई है। तो पदार्थ में प्रति सेकंड होने वाली ऊर्जा हानि, तो देखिए बच्चों आवृत्ति 50 हर्ट्ज बोल दी, समय बोल दिया 1 सेकंड। ऊर्जा हानि क्या होती है, तो ऊर्जा हानि के लिए भी अपन ने पीछे बात करी थी, ये हो गई V हो गया आयतन, A हो गया क्षेत्रफल, N हो गया यहां पर इसके लिए आवर्ती, और T हो गया समय। T समय में कुल ऊर्जा हानि VANT। अगर इकाई समय में पूछ ले तो बच्चों ये हो गया VAN। यहां से आप कैलकुलेट कीजिए, सारी वैल्यूज हमें दी हुई है तो ऊर्जा हानि बच्चों यहां से निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन दे दिया कि भाई 1600 एम्पियर पर मीटर का एक चुंबकीय क्षेत्र किसी 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले लोहे की छड़ में इतने फ्लक्स उत्पन्न करता है। तो लोहे की छड़ की चुंबकीय प्रवृत्ति, तो चुंबकीय प्रवृत्ति बच्चों हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए म्यू इज इक्वल टू म्यू एच और म्यू नोट इंटू म्यू आर। एच से चुंबकीय क्षेत्र की बात हो गई, जाई एम के रेस्पेक्ट में, तो म्यू आर इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस जाई एम। यहां से म्यू आर की वैल्यू हम पिक करते हैं, म्यू आर इज इक्वल टू हो गया बी अपॉन म्यू नोट एच, बी अपॉन म्यू नोट एच। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जाई एम निकालना है, तो जाई एम इज इक्वल टू हो गया, हमें क्या पूछा है चुंबकीय प्रवृत्ति, तो जाई एम इज इक्वल टू हो गया ये म्यू आर माइनस 1। यहां से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से कैलकुलेट हो जाएगा म्यू आर
म्यू आर कैलकुलेट करने के बाद -1 करेंगे तो हमें मिल जाएगा बच्चों यहाँ पर चुंबकीय प्रवृत्ति का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, लोहे की छड़ का घनत्व दे दिया 7500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और इसका द्रव्यमान बोल दिया 0.075 केजी। तो इसमें उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण बोल दिया बच्चों आपको, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता पूछ ली, वापस से हम कैलकुलेट करेंगे। चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता होती है m/v, इकाई आयतन में चुंबकीय आघूर्ण। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। हमें यहां पर दिया हुआ है द्रव्यमान दिया है, घनत्व दिया है और चुंबकीय आघूर्ण दिया है। तो घनत्व के पदों में आप आयतन को बच्चों बोल सकते हो यहां पर द्रव्यमान गुणा घनत्व, v इज इक्वल द्रव्यमान अपॉन m/d। तो ये हो गया d घनत्व और स्मॉल m द्रव्यमान। सीधा इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और कैलकुलेट करनी है। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक जिसमें अपन ने बात करी विभिन्न चुंबकीय उपकरणों की और विभिन्न चुंबकीय पदार्थों की अपन ने बात करी है। तो ये बिल्कुल इजी चैप्टर है बच्चों, बिल्कुल स्कोरिंग चैप्टर है, बिल्कुल थ्योरेटिकल चैप्टर है। क्वेश्चंस जनरली यहाँ पर जो पूछे जाते हैं वो सेटिले वक्र से या फिर जो धारा स्पर्श या धारामापी और विक्षेप और दोलन चुंबकत्व है वहां से अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। तो जो अपन ने अभी डिस्कस कर लिया कि इस पैटर्न के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। सो ये था बच्चों चुंबकत्व का टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे बच्चों नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।